ट्रेन में अपनी बर्थ पे लेटी संस्कृति मोबाइल पे ध्रुव और अपनी फोटो देख रही थी। उसकी आंखों में बार बार आंसू उभर रहे थे जिन्हें वो बार बार अपने हाथों से पोंछ रही थी। आई लव यू ध्रुव। मैं तुम्हारे पेरेंट्स की नज़र में गिरना नहीं चाहती थी। अगर तुम्हारे साथ भाग जाती तो कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करता। हम एक दूसरे को पा तो लेते मगर हमें कई रिश्तों को खो देना पड़ता। हम कभी खुश नहीं रह पाते। मेरा प्यार इतना सेल्फिश नहीं है कि सिर्फ अपने बारे में सोचे। फैमिली अगर साथ नहीं तो हमारी खुशियों का क्या मतलब है। ये पूरी लाइफ का सवाल था, इसलिए ऐसे तुम्हें बिन बताए वहाँ से निकल आई। आई होप तुम समझोगे और मुझे माफ़ कर दोगे। पूरी बर्थ में अंधेरा छाया हुआ था। बाहर से चांद की हल्की सी रोशनी आ रही थी। संस्कृति फोन पे थोड़ी देर तक ध्रुव को देखती रही। फिर उसने फोन को अपने पर्स में रखा और खिड़की के कांच से आसमान में साथ साथ चल रहे चांद को देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसने फिर करवट लेकर सोने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की स्पीड के साथ नींद भी उसकी आंखों से दूर भागी चली जा रही थी। वो बार बार उठती जाती, टहलने लगती और वापस लेट जाती। एक तरफ जहां ट्रेन में संस्कृति की नींद उड़ी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ होटल के कमरे में अंकुश की बातें सुन के ध्रुव के होश उड़ गए थे। वो परेशान सा होने लगा था। अंकुश अभी भी उसके पास ही बैठा था। दोनों एकदम शांत थे। तभी विद्या वहां आई। चलिए जीजा जी, खाना रेडी है। इससे पहले कि ध्रुव कुछ कहता, उसे स्वाति का वीडियो कॉल आ गया। ध्रुव ने बेमन से फोन उठाया। हाँ जल्दी चेंज करो। सी माय ड्रेस लुकिंग नाइस ना? हाँ। सब वेट कर रहे हैं, जल्दी चेंज करो ना। हाँ। और वही पहनना जो मैंने सेलेक्ट किया है, व्हाइट वाला। हाँ। व्हाट? हाँ। और तुम्हारे फेस को क्या हुआ? इतना सैड क्यों दिख रहा है? स्वाति, यू नो आई एम नॉट वेल। आई एम टायर्ड। मैं तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस भिजवाती हूँ, फ्रेश फील करोगे। स्वाति, चाय बोली है ध्रुव के लिए। आई थिंक चाय विल बी बेटर। ओके अंकुश, एज यू विश। बट तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर आओ। यू अगेन फॉरगॉट, तुम लड़की वाले हो। हाँ। तुम भी अब हाँ करने लगे। अब जल्दी आओ भाई। या कमिंग। पहले तुम फोन कट करो। ओके बाबा, कटिंग। स्वाति ने कॉल कट किया। अंकुश ने ध्रुव को मोबाइल वापस पकड़ाया और उसके कंधे पे हाथ रखा। सॉरी यार, मैंने आके तुम्हारा मूड खराब कर दिया, लेकिन तुम्हें सच बताना जरूरी था। तुम चेंज करके आओ, खाने पे मिलते हैं यार। अंकुश विद्या के साथ वहां से निकल गया। विद्या ने अंकुश से चलते चलते पूछा, इफ यू डोंट माइंड, आप बताएंगे आप किस सच की बात कर रहे थे? कुछ नहीं, ऐसे ही। अंकुश और विद्या के जाते ही निखिल और कांचन कमरे के अंदर आए। यार, ये तेरे चेहरे पे फिर से 12 क्यों बजे हुए हैं? संस्कृति का कॉल आया था क्या? संस्कृति ने अंकुश से ब्रेकअप कर लिया है। वो अब उससे शादी नहीं कर रही है। ओह शिट, अंकुश बेचारा यार, तुम दोनों के प्यार में वो मारा गया। निखिल, ये मजाक की बात नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम सीरियस। लेकिन अब क्या हो सकता है, वरमाला भी हो गई है। हाँ। एक और ध्रुव अपने अंदर उठ रहे सवालों के जवाब तलाशने में खोया हुआ था, तो दूसरी ओर होटल के लॉन में लोग उसके हाल से बेखबर अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। मौसा जी और फूफा जी फिर एक बार आमने सामने थे। दूल्हा और दुल्हन के लिए खाने की टेबल यहीं लगानी चाहिए, एकदम लॉन के सेंटर में। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? वेटर अगर इतनी दूर बार बार खाना लेकर आएगा तो ठंडा हो जाएगा ना। टेबल वहाँ किचन के पास वाले कॉर्नर पर लगनी चाहिए। मैंने कह दिया ना, यहीं लगेगी। और मैंने भी कह दिया, यहाँ नहीं लगेगी। तभी वहां ध्रुव के पापा आए। वो दोनों को बारी बारी से देख रहे थे। भाई साहब, आप फैसला करो, बहू बेटे के खाने के लिए टेबल कहाँ लगनी चाहिए? सेंटर में ठीक रहेगी ना? जीजा जी, मेरे ख्याल से वहाँ कॉर्नर में ठीक रहेगी। गर्मा गर्म खाना तुरंत परोस दिया जाएगा। अरे भाई, हमारी कोई नहीं सुनने वाला। आप दोनों कितना भी झगड़ो, कोई फायदा नहीं। ये नए जमाने की शादी है, हमारे हाथ में अब कुछ नहीं रहा। अरे क्या कह रहे हैं आप? भाई, बहू ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि टेबल कहाँ लगेगी। हर चीज उसके हिसाब से हो रही है। वो देखो। तीनों ने नजर घुमा के देखा। खाने का अरेंजमेंट होटल के डाइनिंग एरिया में हो रहा था। बड़ी स्मार्ट बहू लेके आए हो भाई साहब, कहना पड़ेगा। जीजा जी, बहू ने सब अभी से कंट्रोल में ले लिया है। कहीं कल ऐसा ना हो आपको भी बताने लगे कहाँ बैठोगे, क्या खाओगे, कहाँ सोओगे, क्या पहनोगे। मैं भी यही चाहता हूँ कि वही सब कुछ डिसाइड करे। बहुत ही प्यारी बच्ची है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि ऐसी बहू मिल रही है। अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ध्रुव के साथ साथ पूरा घर संभाल लेगी।
इसके आने के बाद तो हम पति पत्नी सिर्फ घूमेंगे, एकदम टेंशन फ्री। बहुत अच्छे। तभी मौसा जी की नजर थोड़ी दूर खड़ी शर्मीली जी पे गई। अच्छा, मैं जरा आता हूँ। कहाँ चल दिए? यहीं कमरे से होकर आता हूँ, हल्का होके। इतना कह के मौसा जी शर्मीली जी की ओर चल दिए। फूफा जी उन्हें ही देख रहे थे। इस उम्र में भी देख लो, डोरे डालना नहीं छोड़ता ये। जवानी का प्यार है, इतनी आसानी से कहाँ छूटता है। शर्मीली जी चाय काउंटर की तरफ चलने लगी। मौसा जी भी उनके पास पहुंचे और उनके बगल में चलने लगे। शर्मा जी ने अपनी चाल थोड़ी तेज कर दी। शर्मिली, अभी भी नाराज हो क्या? नहीं तो तुम भाग क्यों नहीं रही हो? देखो, मैंने नए जूते भी ले लिए। शर्मीली जी ने चलते चलते एक नजर मौसा जी के जूतों पे डाली। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। देखिए, अब आप भी 2 बच्चों के पिता हैं और मेरे भी 2 बच्चे हैं। दूर के रिश्ते से देखे तो और पास के रिश्ते से देखिए तो हम वही लोग हैं जो कभी प्रेम के बंधन में बंधे हुए थे। शादी बस किसी और से हो गई, लेकिन हम आज भी एक दूसरे का पहला प्यार हैं और रहेंगे। तो इतने सालों से कभी कोई खबर क्यों नहीं ली? कैसे नहीं ली? ध्रुव के मामा से हमेशा मैं तुम्हारे बारे में पूछता रहता था। अभी भी आपकी बातें बनाने की आदत नहीं गई। अब हम 50 पार कर चुके हैं। इन बातों को दोहराने से कुछ नहीं मिलने वाला। जब शादी हो रही थी तब तो कुछ नहीं कहा। अब 25 साल बाद हाल चाल पूछ के क्या मिलने वाला है? तुम क्या जानो शर्मिली, मैं कितना रोया था उस रात जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी। कितने साल लगे मुझे अपने आप को ये समझाने में कि शर्मिली अब तुम्हारी नहीं है। कितने साल लगे मुझे ये अपने आप को समझाने में कि शर्मिली अब मेरी नहीं है, किसी और की हो गई है। हर वक्त हंसता खिलखिलाता रहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें भूल बैठा हूँ। अगर बड़ी बहन की शादी नहीं करानी होती तो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ भाग चलता। उस वक्त जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना आसान नहीं था मेरे लिए। शर्मिली जी ने एक नजर मौसा जी के चेहरे पे डाली। पहली बार उन्हें मौसा जी के चेहरे पर सच्चाई दिखाई दी, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। मौसा जी उन्हें जाते हुए देखते रहे। वहां ध्रुव अपने कमरे में कपड़े चेंज कर रहा था। निखिल उसके साथ ही था। चल भाई, मुझे मालूम है तुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए तो खाना पड़ेगा ना। हाँ, सब कुछ दुनिया के लिए तो कर रहा हूँ। ऐसा लगता है पैदा भी दुनिया के लिए हुआ हूँ, अपने लिए कुछ किया ही नहीं। दिल टूटने के बाद आदमी कुछ बने या ना बने, फिलोसोफर जरूर बन जाएगा। मेरी यहाँ लग गई है और तुम साले मेरे मजे ले रहे हो। यार, कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। या तो तुम भी मजे लेना शुरू कर दो, या फिर जो दिल में है वो कर डालो। ऐसे उदास रहकर क्या उखाड़ लोगे यार। निखिल की बात सुन के ध्रुव चुप हो गया। कुछ देर बाद दोनों कमरे से निकलकर डाइनिंग एरिया की ओर चल पड़े। होटल की डाइनिंग एरिया में खाने की टेबल्स लग चुकी थी। दोनों परिवारों के लोग और स्वाति, ध्रुव के दोस्त आके बैठ चुके थे। कुछ ही देर में स्वाति और ध्रुव भी टेबल पर आके बैठ गए और खाना शुरू हुआ। ध्रुव सबके साथ होके भी साथ नहीं था। उसके बगल में बैठी स्वाति ने चम्मच से उसको राइस खिलाना चाहा, लेकिन ध्रुव ने ध्यान नहीं दिया। वो गर्दन झुकाए धीरे धीरे खाने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव, उसने स्वाति की ओर देखा। स्वाति ने उसे चम्मच से राइस खिलाया। राइस खा के वो फिर से अपनी प्लेट को देखने लगा। तुम भी तो खिलाओ। यार, अपने हाथ से खा लो ना। ध्रुव, ये रसम है। अरे ध्रुव, खिलाओ भी बहू को। ध्रुव ने हाथ में एक बड़ा कौर लिया और स्वाति के मुंह की ओर बढ़ा दिया। स्वाति के लिए वो कौर बहुत बड़ा था, लेकिन उसने तब भी खा लिया। पर अगले ही पल वो खांसने लगी। उसके बगल में बैठी विद्या ने जल्दी से उसकी ओर पानी बढ़ाया। तुमसे तो अब कभी नहीं भूलूंगी खिलाने को। ऐसे कोई खिलाता है क्या? सॉरी, मैं इतना बड़ा ही कौर खाता हूँ। छोड़ो, मैं खुद खा लूंगी। स्वाति ने गुस्से में खाना शुरू किया। ध्रुव ने भी फिर कोशिश नहीं की। खाने के बाद दोनों ने फेरों के लिए कपड़े चेंज किए। फेरों के लिए मंडप पहले से ही सजा हुआ था। पंडित जी और उनके असिस्टेंट ने सारी तैयारियां कर ली थी। थोड़ी ही देर में ध्रुव और स्वाति वहां आए और मंडप के पास खड़े हो गए। पंडित जी ने माइक लेके सभी को फेरों का महत्व समझाया। अरे हम वो पंडित नहीं जिसने फटाफट मंत्र बोले, फेरे करवाए, दक्षिणा ली और बाय बाय टाटा कर लिया। मैं सिर्फ विवाह नहीं करता, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत भी करता हूँ। मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और ये बात मैं जानता हूँ, इसलिए मैं ये बता भी रहा हूँ कि विवाह के बाद कैसा आचरण चाहिए पति पत्नी को। हर मंत्र, हर फेरे का अर्थ और महत्व आप लोग को समझाऊंगा, ताकि भविष्य में आपका विवाहित जीवन सुखमय हो और जब भी आप किसी समस्या से घिरे, आपको मेरी बात याद आए।
पंडित जी की बातें सुन के लोग बोर होने लगे। तभी मेहमानों के बीच से मौसा जी ने आवाज दी, अरे अरे पंडित जी, आप फेरे शुरू करवाइए, अर्थ और महत्व रहने दीजिए। अब टाइम नहीं है, 3 बजने वाले हैं। पंडित जी ने गुस्से से मौसा जी की ओर देखा और अपने आसन पर बैठ गए। माइक उन्होंने अपने असिस्टेंट को पकड़ा दिया। इसी कारण हमारा समाज पिछड़ रहा है, क्योंकि हमने ज्ञानियों की इज्जत करना छोड़ ही दिया है। चलिए मेरा क्या, मैं भी दूसरे पंडितों की तरह निपटा देता हूँ। 2 घंटे में ही शादी। उन्होंने अग्नि के पास खड़े ध्रुव और स्वाति को देखा और उन्हें अग्नि के पास बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए। पंडित जी के मंत्रों के साथ ध्रुव की धड़कनें बढ़नी शुरू हो गईं। उसकी आंखों के सामने सिर्फ संस्कृति का चेहरा उभर रहा था। शुरू करते ही पंडित जी ने इतनी रफ्तार पकड़ ली कि जल्द ही फेरों की बारी आ गई। अब आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाएं। जैसे ही पंडित जी ने ध्रुव को फेरों के लिए खड़ा किया, ध्रुव के मुंह से निकला, मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या? What are you saying? होश में तो हो तुम। मैं ये शादी नहीं कर सकता स्वाति। सॉरी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये सुनते ही पंडित जी का मंत्रों के लिए खुला मुंह खुला का खुला रह गया। सब दंग रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले और क्या करें। जितने लोग आराम से बैठे हुए थे और झपकियां ले रहे थे, उन सब की एकदम से नींद उड़ गई। आधे से ज्यादा लोग तो खड़े ही हो गए। सब ध्रुव को ही देख रहे थे। पूरे माहौल में एक सन्नाटा पसर गया था।